Good afternoon to all. So, आज हम लोग के सामने है पॉइंट नंबर 4, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, जर्मनी और इटली ये दोनों राष्ट्र के रूप में कैसे स्थापित हुए, इसको हम लोग आज देखेंगे। जर्मनी को लेकर क्वेश्चन है, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या आर्मी आर्किटेक्ट हो सकता है नेशन का? आर्मी। इटली और जर्मनी के केस में हम देखेंगे आर्मी का एक इंपॉर्टेंट रोल, डिप्लोमेट्स का इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ अ नेशन। देखो, बात जहां पिछले बार समाप्त हुई थी वहीं से शुरू होगी। लिबरल स्ट्रगल टू फॉर्म जर्मन नेशन। नाउ दिस लिबरल इनिशिएटिव, इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे उन्होंने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ऑफर दिया प्रूसिया के राजा को। बात वहीं से आगे बढ़ रही है। द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री। मोनार्की, मिलिट्री ने लिबरल्स के उस विचार को रिप्रेस कर दिया। कौन से विचार को? जर्मनी को एक हो जाए, जर्मनी एक हो जाए। सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ऑनर्स कॉल्ड जंकर्स। इसको अंडरलाइन करें ना, लार्ज लैंड ऑनर्स, जंकर्स ऑफ प्रूसिया। तो जमींदारों के साथ मिलकर के मोनार्क्स ने मिलिट्री के माध्यम से जो लिबरल्स का वो विचार था जर्मन यूनिफिकेशन का, उसको उन्होंने रिप्रेस कर दिया। यह बात आप पिछले पॉइंट में भी पढ़ चुके हो, जान चुके हो। फ्रॉम देन ऑन उन्होंने रिप्रेस तो कर दिया, लेकिन वहां से प्रूसिया टुक ऑन द लीडरशिप। ठीक है, वो आइडिया तो फेल कर गया, ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस फेलियर पर ही जर्मनी का पिलर खड़ा हो रहा है। फ्रॉम देन ऑन वहां से प्रूसिया ने लीडरशिप लिया जर्मन यूनिफिकेशन का। इट्स चीफ मिनिस्टर किसका? प्रूसिया का। प्रूसिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उनको आर्किटेक्ट माना जाता है जर्मनी का। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से, प्रूसिया के आर्मी के हेल्प से 3 वॉर्स ओवर 7 years, 3 वॉर्स, 3 युद्ध 7 सालों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ लड़ता है। कौन? प्रूसिया। ऑस्ट्रिया, इसके साथ तो मिलकर के उन्होंने नेपोलियन को हराया था। लेकिन बात अब अपनी है। ठीक है, 7 सालों में 3 युद्ध, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के विरुद्ध, तीनों में प्रूसिया की जीत होती है। और जो जर्मन बोलने वाला हिस्सा इनके कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के अंडर में, डेनमार्क के अंडर में या फ्रांस के अंडर में, पूरा एकीकृत कर लेता है प्रूसिया। और फिर जनवरी 1871 में समारोह होता है
और प्रूसिया के राजा विलियम वन को जर्मनी का एम्परर बनाया जाता है, घोषणा किया जाता है। और सेरेमनी कहाँ होती है? वर्साइल में। सेरेमनी कहाँ होती है? वर्साइल में। तो प्रूसिया का जो राजा था, घोषणा किया गया, क्योंकि उसके अंडर में अब आ गए जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स। तो प्रूसिया के राजा को समारोह में घोषणा किया जाता है कि जर्मनी के राजा हुए। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of German state, representatives of the army, important Prussian ministers, including Chief Minister Bismarck, gathered in the unheated hall of Mirror in the Palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser Wilhelm I of Prussia. Kaiser Wilhelm I. तो कैसर विलियम वन प्रूसिया के राजा, घोषणा किया जाता है वर्साइल में कि ये जर्मनी के राजा हुए। और वहीं समारोह होता है। जर्मन एरियाज के जो दूसरे मोनार्क थे, प्रिंसेस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिसर्स थे, आर्मी चीफ्स थे, वे इकट्ठा होते हैं। एंड इन दैट सेरेमनी इट वाज डिक्लेयर्ड that Kaiser Wilhelm I, the king of Prussia, is now the king of Germany, king of German Empire. इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। यहाँ युद्ध था, आर्मी का रोल था। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal, and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany. और इस जर्मन एम्पायर में प्रूसिया रोल मॉडल हुआ। ठीक है, उसका राजा भी, उसी का राजा पूरा जर्मनी का राजा घोषित हुआ था। काफी मॉडर्नाइजेशन लाया गया करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम में। अब ये देखो, मैप के जरिए बताया गया है, मैप के माध्यम से। ये जर्मनी का मैप है। इसमें बताया गया है कौन सा एरिया फ्रांस से युद्ध में लिया गया, वापस ऑस्ट्रिया से लिया गया, ठीक है, डेनमार्क से लिया गया। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूसिया। ऑटोमन बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, ऑटोमन बिस्मार्क। नाउ द नेक्स्ट, इटालियन यूनिफिकेशन। Italian unification, like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा इतिहास था राजनीतिक बंटवारे का, विघटन का। ठीक है, Italian were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire. इटालियन भूमि की बात करें, नागरिकों की बात करें, तो वो फैले हुए थे डिफरेंट डायनेस्टिक्स में। Important था उसमें Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. अगर बात करें मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी की, तो उस समय इटली 7 हिस्सों में बटा हुआ था और केवल एकमात्र सर्डेनिया पिडमोंट नामक जगह पर कोई इटालियन रूलर था। बात समझो इसको, ठीक है। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, इटली 7 हिस्सों में बटा हुआ था। मात्र सर्डेनिया पिडमोंट एक ऐसा जगह था जहां कोई इटालियन रूलर था, बाकी जगह विदेशियों का कब्जा था। द नॉर्थ वॉज अंडर, अब ये बताया जा रहा है कहां कौन हिस्सा किसके कब्जे में। नॉर्थन हिस्सा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के कब्जे में, सेंट्रल वाला पॉप के हिस्से में, साउथर्न रीजन बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, इवन इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, यहां तक कि इटालियन भाषा का भी कोई एक फॉर्म नहीं था। स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। तो ये माहौल था, ये बैकग्राउंड था, ठीक है, बिफोर इटली यूनिफिकेशन।
अब ऐसे में ठीक है, केवल एक ही राज्य ना, केवल एक राज्य है जहां कोई इटालियन रूलर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और वह राज्य है सर्डिनिया पिडमॉन्ट। ड्यूरिंग 1830s 1830 के करीब में, याद करो पढ़ चुके हैं रिवोल्यूशनरीज जूसेप्पे मैज़नी, ठीक है, बहुत बार इसको गुइसेप्पे मैज़नी जैसा आप उच्चारण कर लो, मैं उसमें विशेष जोर नहीं देता, मैं बोलता हूँ ये आपको स्पेलिंग लिखने में सुविधा हो, ठीक है, वैसा उच्चारण कर लो। जूसेप्पे मैज़नी क्रांतिकारी, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो उसने प्रयास किया इटली को यूनिफाई करने का, रिपब्लिक बनाने का, पर उसका प्रयास धरा रह गया। उसने बहुत प्रयास किया, काफी सफलता मिली, लोगों में जागृति आई, ठीक है, उस फेलियर पर, लेकिन वह अपने जीवन काल में वह फेलियर उसको देखने को मिला। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन 1831 and 1841 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont। तो इससे क्या हो गया, सर्डेनिया पिडमोंट के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। जैसे प्रूसिया ने जिम्मेदारी लिया कि हम जर्मनी को युद्ध करेंगे, तो सर्डेनिया पिडमोंट के राजा ने जिम्मेदारी लिया, ठीक है, राजा ने, नाम क्या था, किंग विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है। In the eyes of ruling elites of this region and unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। अब इस एरिया के लोगों को ये लगता था कि अगर इटली एक हो गया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चांस बनता है और हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस तो रहेगा ही, क्योंकि हम ही तो एकमात्र, ठीक है, इटालियन रूलर हैं, ठीक है, या इटालियन रूल है। अब ऐसे में यहाँ भी चीफ मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ जो चीफ मिनिस्टर उसका नाम है कैमिलो डी केवर, यहाँ केवल केवर दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर में आप पूरा नाम देखोगे तो चीफ मिनिस्टर कैवोर, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ कैवोर की बात करें तो वो कोई क्रांतिकारी नहीं था, ना कोई डेमोक्रेट था, उसको तो इटालियन भाषा भी नहीं आती थी अच्छे से, ठीक है। इटालियन जो अमीर लोग थे इटली के, वे फ्रेंच भाषा अच्छे से बोलते थे। इंडिया में भी देखो अमीर लोगों को कितना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में, इंग्लिश में जवाब देंगे, जबकि हिंदी बैकग्राउंड है। वही हाल चीफ मिनिस्टर कैवर का था, ठीक है, वो इटालियन था, लेकिन इटली से बढ़िया उसका कमांड फ्रेंच भाषा पर था। Like many other wealthy and educated member of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859। तो इसका उसने फायदा भी उठाया फ्रेंच जानने का, फ्रेंच वालों से उसने टाई अप किया पहले, ठीक है, और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया 1859 में, ठीक है। ऑस्ट्रियन के कब्जे में जो हिस्सा था इटली का वो आ गया सर्डिनिया पिडमोंट के पास। आफ्टर फ्रॉम रेगुलर, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, तो इस युद्ध में रेगुलर ट्रूप्स तो थे ही, साथ में वॉलंटियर्स भी थे, और वॉलंटियर्स को नेतृत्व कर रहा था जूसेप्पे गैरिबल्डी। देखो ये दूसरा नाम है, इससे पहले हम लोगों ने क्रांतिकारी का नाम पढ़ा इटली का, वह था जूसेप्पे मैज़नी। ये भी एक रिवोल्यूशनरी है, वॉलंटियर रिवोल्यूशनरी है, ठीक है। तो ये इसका नाम है गैरिबल्डी, जूसेप्पे गैरिबल्डी। ये इसके पास लोगों का समूह है, जो हथियार इनको मिला उठा करके वे सर्डेनिया पिडमोंट को सपोर्ट कर रहे हैं युद्ध में इन इटालियन यूनिफिकेशन। इन 1860 1860 में ये पहुंच गए किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, वहां ये जीते, ठीक है, और स्पेनिश रूलर को वहां से भगाया। इन 1861 तक इटली का एक बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में था, और किंग विक्टर इमैनुअल टू को इटली का राजा घोषित किया गया,
ठीक है, जैसे प्रूसिया के राजा को घोषित किया गया जर्मनी का राजा। सिमिलरली सार्डिनिया पिडमोंट किंग किंग विक्टर इमैनुअल II प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हाउएवर मच ऑफ इटालियन पॉपुलेशन अमंग हु रेट्स ऑफ इलिटरेसी वेर हाई। इटली में उस समय इलिटरेसी बहुत थी, हमारे यहाँ भी थी, इटली में और दूसरे देशों में भी इलिटरेसी रेट अच्छी खासी थी आज के मुकाबले। तो वैसे लोगों में, ठीक है, आपको नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की अनअवेयरनेस मिलेगी। अच्छा, एक और बात कि गैरिबल्डी, जूसेपे गैरिबल्डी जो वॉलंटियर का नेता है, लीडर है वॉलंटियर्स का, ठीक है, तो उसके सपोर्ट में रहने वाले बहुत से लोग जो लड़ रहे थे वॉलंटियरली, ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट के साथ में इटली का यूनिफिकेशन के लिए, उनमें से बहुत से लोगों को इटली क्या है वो भी नहीं पता। ठीक है, इटालिया शब्द, ठीक है, वो लेकर के चलते थे, और वे जो लोग थे, भोले भाले लोग, अनअवेयर लोग, इलिटरेट लोग, वे ऐसा बहुत से लोग उसमें ये समझ रहे थे कि वो ला टेलिया के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि विक्टर इमैनुअल II की वाइफ है। उनको ऐसा लगा कि कोई दिक्कत है, ठीक है, और हम लोग लॉ टेलिया के लिए, यानी कि किंग विक्टर इमैनुअल II की पत्नी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, जो किसी संघर्ष में है, जो कहीं बंदी बनी हुई है। तो ये कि यहाँ पे व्यंग भी बोला है, ठीक है, और ये व्यंग मुख्यतः इलिटरेसी पर है, अनअवेयरनेस पर है वहां के, ठीक है, लोगों की, उन लोगों की जो लड़ रहे हैं इटली यूनिफिकेशन के लिए। ध्यान दीजिएगा आगे। अभी देखो ये मैप है, जैसे जर्मनी का मैप था ना, ठीक है, लाइक जर्मनी इज मैप, इट इज मैप ऑफ इटली, और ये बताने का प्रयास किया गया कैसे एक हुआ। अब देखो यहाँ डिवीजन देखो, पहला जो मैप है वो डिवीजन दिखा रहा है, ठीक है, ये है किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, ठीक है, ये पैपल स्टेट, ठीक है, लोम्बार्डी, ठीक है, सर्डेनिया यहाँ पर है, ये है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा पेज ऊपर कर ले, ठीक है। तो ये जो नक्शा है ये आपको बता रहा है कब कौन सा एरिया सर्डेनिया पिडमोंट के साथ जुड़ता गया, संघर्ष में, कब्जे में आता गया, और इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। तो हम लोगों ने दो यूनिफिकेशन देखा अभी आज। एक हमने देखा जर्मनी का, वहां भी आर्मी का रोल है, ब्यूरोक्रेट्स का रोल है, डिप्लोमेट्स का रोल है। दूसरा हम लोगों ने देखा इटली का यूनिफिकेशन, वहां भी आर्मी का रोल है, सशस्त्र संघर्ष है। अब हम लोग के सामने अगला टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ध्यान देना। तो जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनका यह कहनाम है कि जो ब्रिटेन का केस है यूनिफिकेशन का, वो बड़ा स्ट्रेंज है, और एक्चुअली वो एक आदर्श मॉडल है, ठीक है। तो ऐसा वो क्यों माने, ठीक है, उनका कहनाम है कि ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, उसमें कोई सडन अपहील नहीं है। ये नहीं कि एक बार कोई संघर्ष हुआ और ब्रिटेन एक हो गया, ठीक है, कोई रिवोल्यूशन नहीं है वहां। It was the result of a long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited British Isles were ethnic ones. तो ये बताया जा रहा है कि एक लंबी चली प्रक्रिया में ब्रिटेन का निर्माण हुआ, कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई सडन अपहील नहीं हुआ। और अगर हम देखेंगे
कि 18th सेंचुरी के पहले, 18th सेंचुरी बच्चों, 18th सेंचुरी के पहले मतलब 1701 के पहले, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो आज का डेट में ब्रिटेन हम देखते हैं, वहां पर देखेंगे इंग्लैंड, हम देखेंगे वेल्स, हम देखते हैं स्कॉटलैंड, हम देखते हैं आयरलैंड। ये चारों मिलकर के बनते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। बाद में चलकर के आयरलैंड का केवल एक हिस्सा, नॉर्थन हिस्सा ही ब्रिटेन का पार्ट है आज के डेट में, बाकी आयरलैंड अलग हो गया कि हम स्वतंत्र रूप में रहेंगे। All of these ethnic groups had their own cultural and political tradition. ये जितने भी एथनिक ग्रुप हैं उनका अपना एक कल्चर रहा है, ठीक है, राजनीतिक परंपरा रही है। But English nation steadily grew in wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the other nations of the island. जो इंग्लैंड है वह धीरे धीरे ग्रो करता है, दुनिया के दूसरे हिस्सों पर उसका कब्जा होता है, ठीक है। वह एक पावर हो जाता है, पॉलिटिकल पावर बनता है, वो इकोनॉमिक पावर होता है। इसका असर, इसका प्रभाव जो पड़ोस के जो राज्य थे, अलग एथनिक ग्रुप्स थे, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उन पर भी पड़ता है। उनको लगता है कि इनके साथ मिलकर रहने में ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा हो सकता है, सुरक्षा मिलेगी। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, इसको अंडरलाइन कर लेना, इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर, इंग्लिश पार्लियामेंट जिसने पावर को सीज कर लिया था मोनार्की से 1688 में, ठीक है। एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट के अंत में मोनार्की से पावर सीज कर लिया इंग्लिश पार्लियामेंट ने, लिमिट कर दिया था मोनार्क्स के पावर को। तो यह इंग्लिश पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेट ब्रिटेन के बनने में। सबसे पहले एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में सबसे पहले एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है 1707 में। मिल करके वे रहने का फैसला करते हैं, और जब मिल करके रहते हैं तो उन्होंने नाम रखा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अस्तित्व में आता है। अब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन दोनों में इंग्लैंड काफी बड़ा था, इंग्लैंड की आबादी ज्यादा थी, इंग्लैंड इकोनॉमिकली पावरफुल था, वह पॉलिटिकली पावरफुल था। तो इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड का दबदबा होता है, और स्कॉटलैंड अपने कल्चर के पहचान को, अपने कल्चर को खोते जाती है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को खोते जाती है, और इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश कल्चर वह हावी हो जाता है स्कॉटलैंड के ऊपर। अब एक दूसरी बात अभी जुड़ी हुई है आयरलैंड की। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, आयरलैंड का भी लगभग यही हाल होता है, ठीक है। आयरलैंड में कुछ लोग इस बात के पक्षधर नहीं थे कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला जाए, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के साथ मिलने वाले का दबदबा पॉलिटिकल रूप में था, ठीक है, फाइनेंशियल रूप में था। रिजल्ट होता है कि 1801 में फोर्सिबली आयरलैंड को इंग्लैंड का हिस्सा, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना लिया जाता है, ठीक है। आयरलैंड वाज फोर्सिबली, जबरदस्ती आयरलैंड मिला लिया जाता है यूनाइटेड किंगडम के साथ में 1801 में। ध्यान देना 1801। अब बात आपका हिस्ट्री में यही खत्म हो गया, हिस्ट्री की किताब में बात यही खत्म हो गई कि आयरलैंड 1801 में यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस में बात इससे आगे है, एक जगह पॉलिटिकल साइंस में तुम लोग पढ़ोगे। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, 1890s के बैकग्राउंड में खूब संघर्ष होता है आयरलैंड में। नतीजा होता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड केवल इंग्लैंड के साथ में रह जाता है, ठीक है, और बाकी जो हिस्सा होता है आयरलैंड का वह स्वतंत्र रूप से, ठीक है, देश के रूप में रहता है। तो आज के डेट में अगर आप यूरोप का मैप देखोगे या वर्ल्ड का मैप देखोगे तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन
के साथ में आयरलैंड का नॉर्थन हिस्सा दिखाई देगा उसी कलर में, जबकि आयरलैंड का साउथर्न हिस्सा, बाकी हिस्सा जो है वो अलग कलर में लोग दिखाते हैं जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें। खैर, तो ये यूनाइटेड किंगडम बनने का रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश नेशन जो है वो, ठीक है, हावी हुई। इंग्लिश कल्चर ने डोमिनेट किया। इंग्लिश कल्चर ने डोमिनेट किया क्यों? क्योंकि इनके पास ये इकोनॉमिक पावर थे, ये फाइनेंशियल पावर थे, इनकी आबादी ज्यादा थी, ठीक है, इनका पूरा दुनिया में वर्चस्व था। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, न्यू ब्रिटेन का सिंबल क्या हुआ? यूनियन जैक, यूनियन जैक। नेशनल एंथम हो गया गॉड सेव आवर नोबेल किंग, जो कभी इंग्लैंड का था। इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिवली प्रमोट किया गया। तो इस तरह से जो स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, उन्होंने अपना भाषा, जो उनकी अलग भाषा की पहचान थी, उसको उन्होंने खो दिया, अपने आइडेंटिटी को उन्होंने खोया, कल्चर को खोया। तो यह देखने को मिलता है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में। मतलब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में इंग्लैंड का दबदबा रहता है, रुतबा रहता है, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये एक मॉडल है यूनिफिकेशन का, जहां पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब देखो, एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये देखो, ये फोटोग्राफ में ये कौन है? राजा है सर्डेनिया पिडमोंट का। और ये कौन है? गैरीबेल्डी, जो क्रांतिकारी था, ठीक है, वॉलेंटियर्स का लीडर था। ये हेल्प कर रहा है राजा को इटली नामक जूता पहनने में। कहने का मतलब ये है पेंटर का कि गैरीबेल्डी ने हेल्प किया सर्डेनिया पिडमोंट को इटली के यूनिफिकेशन में, और इटली का ताज उसी सर्डेनिया पिडमोंट के राजा किंग विक्टर इमेल टू के सर पर सजता है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये वॉलंटियर्स और उसके लीडर जुसेप्पे गैरीबेल्डी। आगे बढ़ने पर अगला टॉपिक है पॉइंट नंबर 5, विजुअलाइजिंग द नेशन। अगला पॉइंट है विजुअलाइजिंग द नेशन। इसमें बताया गया है कि राष्ट्र को मूर्त रूप दिया गया, राष्ट्र को मूर्त रूप, सजीव रूप, ठीक है, मनुष्य का रूप। अब जैसे आप देखते हो वो न्याय की मूर्ति, हाथ में तराजू, आंख पर पट्टी, ठीक है, न्याय शब्द है, उसको मूर्त रूप दिया गया। तो उसी तरह से एक समझने के लिए बोल सकते हैं, जैसे हमने अपने देश को मूर्त रूप दिया, भारत माता का। बहुत बार कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग होता है तो कोई एक लड़की, ठीक है, 3 रंग का साड़ी, बसंती साड़ी पहन करके, हाथ में ध्वज लेकर के, माथे पे मुकुट, जब स्टेज पर आती है तो सब समझ जाता है कि ये भारत माता है। तो उसी तरह से यूरोप में भी राष्ट्र को मूर्त रूप दिया गया, ठीक है, जिसको एलिगरी बोलते हैं, एलिगरी, ठीक है। और यूरोप में राष्ट्र को मूर्त रूप दिया गया फीमेल रूप में, फीमेल। हमारे यहाँ भी फीमेल रूप में भारत माता फीमेल रूप है, ठीक है, बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन, ठीक है, एलिगरी, मूर्त रूप। अब यहाँ फ्रांस के विषय में दिया हुआ है, और सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कैसे आपने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, इसको मूर्त रूप दिया गया। सिमिलरली देश का विचार को भी मूर्त रूप दिया गया, ठीक है। अब लिबर्टी का चर्चा यहाँ किया हुआ है, देख लो लिबर्टी। तो लिबर्टी को क्या दिखाया गया? रेड कैप पहने हुए, ब्रोकन चेन के माध्यम से, ठीक है। जस्टिस को दिखाया गया ब्लाइंड फोल्डेड, एक महिला, ठीक है, जिसकी आंख पर पट्टी बंधी है और हाथ में तराजू है। तो इस तरह से विचारों को मूर्त रूप दिया गया, विचारों को मूर्त रूप, ठीक है। अब जैसे टूटा हुआ चैन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद करो, स्टैंडर्ड 9, टूटा हुआ चैन क्या चीज का प्रतीक था? कोई आजाद हो रहा है, आजादी का प्रतीक, कि बंधन से मुक्ति मिल रही है। महिला आंख पर पट्टी बंधे हुए, हाथ में तराजू, जस्टिस की प्रतीक। तो उसी तरह से सिमिलरली फीमेल allegories were invented
बाय आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। इसी प्रकार से महिला एलोगरी का निर्माण पेंटर्स के द्वारा होता है, आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है राष्ट्र को मूर्त रूप देने के लिए, राष्ट्र को मूर्त रूप देने के लिए। फ्रांस में है क्रिश्चियन मेरियाना। इसी पेज पर ऊपर में आपने एक पोस्टेज स्टैंप देखा है, स्टैंप आप देख लो अपने पेज पर, वो क्रिश्चियन मेरियाना, ठीक है। Which underline the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic. उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है मेरियाना का, लिबर्टी रिपब्लिक से लिया गया है। रेड कैप, ट्राई कलर, ठीक है, माथे पर कोकेट। A statue of मेरियाना were erected in public squares. मेरियाना का जो स्टैचू है वे फ्रांस के पब्लिक स्क्वायर्स पे लगाया गया, लोगों में यूनिटी का भावना पैदा करने के लिए, यूनिटी की भावना स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। मेरियाना इमेजेस वेर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। यही नहीं, मेरियाना का जो इमेज है वह कॉइन्स पर और स्टैम्प्स पर भी दर्शाया गया। सिक्कों पर मेरियाना का इमेज दिखाया गया, पोस्टल स्टैम्प्स पर। तो ये हुआ फ्रांस। फ्रांस में कौन है? मेरियाना। जर्मनी में जर्मनिया, जर्मेनिया बिकेम द एलेगोरी। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो यह जर्मेनिया का है। जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलेगोरी हो गई। और हम पूछें भारत की एलेगोरी, भारत माता। भारत की एलेगोरी भारत माता। भारत को हम लोग मूर्त रूप देते हैं भारत माता के रूप में। तो उसी तरह से फ्रांस को मेरियाना के रूप में, जर्मनी को जर्मेनिया के रूप में। और ये जर्मनिया का इमेज है आपके सामने, क्रोन लिप्स, ठीक है, क्रोन, मुकुट पहनी है ओक लिप्स का। जर्मनिया का फोटो देखो तो ओक लिप्स का मुकुट है, ठीक है। और ओक जो है हीरोइज्म का प्रतीक है, ओक लिप्स जो है हीरोइज्म का प्रतीक है। जर्मनिया का कुछ और रूप भी दिया हुआ है, देखो यहाँ एट्रिब्यूट्स दिया हुआ है और उसका महत्व दिया हुआ है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोग देखा था ना, अब ब्रोकन चेन है तो उसका मतलब क्या है कि आजाद हो रहा है। अगर ब्रेसलेट है, मतलब ये देखो ब्रेसलेट, ढाल जिसमें ईगल का फोटो है, इसका मतलब ये सिंबल है जर्मन एम्पायर का, स्ट्रेंथ का। क्राउन ऑफ ओक लिप्स, ओक लिप्स का मुकुट हीरोइज्म का प्रतीक है। उसी तरह से और भी दिया हुआ, स्वॉर्ड रेडी है झगड़ युद्ध के लिए। ओक ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, अगर तलवार का लपेटे में है ओक ब्रांच, इसका मतलब है कि भाई हम शांति के लिए तैयार है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये लिबरल नेशनलिस्ट का प्रतीक था जर्मन स्टेट्स को लेकर के। रेज ऑफ राइजिंग सन, राइजिंग सन का रेस निकल रहा है, तो इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, नए समय की शुरुआत हो रही है। अब देखो यहाँ जर्मनिया का एक दूसरा फोटो है, ठीक है, जर्मनिया का फोटो, ये गिरी हुई है, द फॉलन जर्मनिया, जूलियस हब्बर 1850, ठीक है। एक और फोटोग्राफ है जर्मनिया का। तो जर्मनिया का यहाँ 3 फोटोग्राफ दिया हुआ है इस चैप्टर में। अब जो ये फोटोग्राफ्स है यहाँ क्या दिखा हुआ है? जर्मनिया गार्डिंग द राइन, ठीक है, जर्मनिया जो है वो सुरक्षा कर रही है। तो ऐसा फोटोग्राफ्स क्या है? राष्ट्रवाद का प्रतीक है, ठीक है, नेशनलिज्म, ठीक है। द जर्मन सोर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन, जो जर्मन राइन है उसके जर्मन सोर्ड्स, जर्मन तलवार प्रोटेक्ट करेगी। तो हम लोग ने देखा एलोगरी, ठीक है, एलोगरी मूर्त रूप राष्ट्र का। फ्रांस का मेरियाना, जर्मनी का जर्मनिया, और भारत का भारत माता। हालांकि भारत माता का जिक्र यहाँ नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा, वो मैं समझाने के लिए जिक्र आपके सामने किया। अगला पॉइंट है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ध्यान देना, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद चलो गुड, राष्ट्रवाद गुड, लेकिन साम्राज्यवाद झगड़ा झंझट, ठीक है, दूसरे को अपने कब्जे में लेना, तो ये गुड नहीं है। इंपेरियलिज्म इज नॉट गुड। आप दूसरे के जमीन को अपने कब्जे में करो, ठीक है, आपके पास पावर हो तो
सो दिस इज नॉट गुड। और हम लोगों ने इसको झेला भी है, ठीक है, हम लोगों ने इसको एक लंबा समय झेला है। तो नेशनलिज्म इज गुड, पर इसमें यही हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म अपने एक्सट्रीम फॉर्म में इंपेरियलिज्म की ओर चला जाता है। नेशनलिज्म अपने एक्सट्रीम फॉर्म में इंपेरियलिज्म की ओर चला जाता है। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आज के क्लास जो है उसमें इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच टू विथ मी। गुड डे टू ऑल।